A very good and fresh evening to all of my dear friends and viewers. Wish you a very happy morning. दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका मॉडल क्वेश्चन सीबीटी के पेपर अनुसार वो कैसे आ सकती है, क्वेश्चन के फॉर्मेट क्या हो सकती है, क्वेश्चन कैसे टाइप का होते हैं, वो सारे बात करेंगे। पहले से हम जो इम्पोर्टेंस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उस बारे में जानेंगे। जो प्रीवियसली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का, उसका थोड़ा बहुत जानकारी हम जानेंगे। उसके बाद जो रिप्लेसमेंट हुआ है 2020 को, उसके हिसाब से जो फॉर्मेट शुरू में था और अभी जो फॉर्मेट चेंज हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल्स इम्पोर्टेंस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो भी कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और एनी अदर पीजीटी टीजीटी प्रोग्राम, एनी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट or any other teachers program, teachers vacancy or teachers designation, they must need to know all the detail about national education policy 2020, because ये रिसेंटली अभी आया है, जो कि 1986 का एक रिप्लेसमेंट हुआ है। पुराने जो भी स्ट्रक्चर था, जो फंक्शनैलिटी पार्ट था, वो कंप्लीटली रिवर्स करके, वो कंप्लीटली रिप्लेसमेंट करके नया स्ट्रक्चर को डाला गया है। इसीलिए हमारा जो सिलेबस है, ईएमएस की बात करो, केवीएस की बात करो, कोई भी टीजीटी पीजीटी का, वरना आपकी जो स्टेट वाइज टीजीटी पीजीटी पोस्ट है, उसका भी बात कीजिए, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्पोर्टेंस है वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने वो जो सिलेबस के अंदर ही एक पॉइंट रखी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसीलिए अभी तक जितने भी वैकेंसी है, जो कि अपकमिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उन सारे कैंडिडेट के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे ये जो पीपीटी है यहाँ पर अभी, उसमें हमारे जानेंगे आज कि प्रीवियस में क्या था, नया में रिप्लेसमेंट क्या हुआ है, और कुछ मॉडल क्वेश्चन जो कि हमारी सीबीटी के अनुसार है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to give you the all the efforts and all the clues relating to national education policy 2020. Please bear with us till the end and support me by sharing and like my videos. Please to subscribe the channel for encouraging me more to create such type of educational and counseling videos. Thank you guys. Let us start the video. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अभी, वो हम जानेंगे पिछले में क्या था। वो जो अभी है, वो जुलाई 29 2020 में ही कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया में अप्रूव हो गया है, जिसका आउटलाइंस ऑफ द विजन है कि इंडिया न्यू एजुकेशन सिस्टम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक सिस्टम हुआ है कि इंडिया में जो एजुकेशनल ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम था, उसको वो रिप्लेस कर दिया है, कंप्लीटली रिप्लेस्ड and modified in a drastically modified in a way that एक नया सिस्टम ही वो लॉन्च किया है, जिसके बारे में द पॉलिसी इज ए कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंटरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग। ये बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया है, जैसे कि हमारा पहले वाला जो 1986 का पॉलिसी था, वो 1992 को मॉडिफाई हुआ था थोड़ा बहुत। उसमें था कि हमारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एग्जाम पॉलिसी था, वो कि टेक्स्ट बुक सिलेबस की जो इम्पोर्टेंस था बहुत। वरना यहाँ पर जो है 2020 का जो चेंजेस है, वो बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया है, जैसे कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग कहो, इंक्लूसिव एजुकेशन कहो, लोकल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस कहो, हायर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस कहो, आपकी एलिमेंटरी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस कहो, बहुत सारी चीज़ को मिलावट करके वो एक होलिस्टिक अप्रोच में एजुकेशनल पॉलिसी लाया है। हम उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पर जो है डिटेल एनालिसिस फॉर ईएमआरएस प्रिपरेशन, हम कैसे नेशनल पॉलिसी एनईपी 2020 को हमारे ईएमआरएस प्रिपरेशन और एनी टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन में कैसे डालेंगे। उसके बाद हमारा थोड़ा बहुत एमसीक्यूज है, जो हम कंप्लीटली डिस्कशन करने के बाद ही बात करेंगे। जो हिस्ट्री था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, वो 1986 में हुआ था। लगभग 36 ईयर्स के बाद ही अभी 2020 में एक नया एजुकेशन पॉलिसी ला गया है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एजुकेशन इज़ द हाईएस्ट एंड द वेरी कॉम्पिटिटिव टूल, जो कि हमारे बिहेवियर के में है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एबिलिटी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, सारी चीज़ में जो भी एस्पेक्ट इंडिविजुअल के अंदर ही है, एक सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी सोसाइटी का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है,
वो है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन एक पाथ है जिसके साथ हमको चलना पड़ता है। एजुकेशन को छोड़कर जब भी एक नेशन में सारे लोग इलिटरेट हो जाएंगे, अनएजुकेटेड हो जाएंगे, तो वो नेशन कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो भी स्टेट एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, जो भी कंट्री या जो भी लोकलाइज्ड एरिया एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करे, वो बहुत डेवलप है। अभी तो नहीं है वो, जो फ्यूचर में है उनका बहुत आउट ऑफ विजन है। लेकिन क्योंकि वो जो एजुकेशन इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, वो सिर्फ एक बात के लिए नहीं है कि हम एजुकेटेड हो जाएं, कोई डिग्री सर्टिफिकेट ले आए, उसके बाद हमको कहाँ पर भी नौकरी मिल जाएंगे। कोई पॉलिटिक्स के बात कहो, कोई इकोनॉमिक्स के बात कहो, कोई जियोग्राफी के बात कहो, कोई हिस्ट्री के बात कहो, सारी चीज एजुकेशन के अंदर का प्रीव्यू में आता है। उसके बाद वो 1986 का जो पार्ट थे वो मॉडिफाइड हुआ है 1992। कुछ भी स्ट्रक्चर वो थे वो मॉडिफाइड करके 1992 में थोड़ा बहुत वो रिप्लेसमेंट हुआ था। मेजर डेवलपमेंट सिंस द लास्ट पॉलिसी ऑफ 1986 जो मॉडिफाइड हुआ 1992 हैज बीन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था, जो हम कहे तो 1986 के बाद में या 92 के बाद में जो मॉडिफिकेशन हुआ था, क्या मेजर चेंज हुआ था वो एजुकेशन पॉलिसी में, वो हुआ था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का जो थी। देन वो चीज इंपॉर्टेंस रखते हैं को अचीविंग यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन। लगभग एलिमेंटरी एजुकेशन तक हमारे बच्चे फ्रीली पढ़ सके, कंपल्सरी एजुकेशन हो वो सारे बच्चे के लिए। उसके बाद जो है हमारा 2020 का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, ये जो नई सिलेबस है, हम 1986 या जो मॉडिफिकेशन 1992 में हुआ था उसको ज्यादा डिस्कशन इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि वो अभी सिलेबस के दौरान जो है वो 2020 का है, जो NEP 2020 का है। इसीलिए वो हम हमारे फंडामेंटल क्लियर करने के लिए मैं बताया आपको, वो ज्यादा फोकस में नहीं है। हमारा जो फोकस कंसर्न सब्जेक्ट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है। इसीलिए उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, फोस्चरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ई स्टूडेंट। जब भी हम एक घर में बात करें, एक माँ बाबा का दो तीन बच्चे होते हैं, वो दो तीन सिमिलर नहीं होता है। जो एक लड़की के पास गुण होता है, उसका एल्डर सिस्टर के पास और एक गुण होता है जो इसके पास नहीं होता है। इसीलिए जो भी क्लासरूम होता है वो डाइवर्स स्टूडेंट के लिए होता है। कोई कम्युनिटी अलग हो, कोई जेंडर अलग हो, कोई लोकेलिटी अलग हो, कोई रिलीजन अलग हो, बहुत सारे स्टूडेंट होता है। वहां पर एक ही मायने रखता है, एक ही आइडेंटिटी है उन लोगों की, वो एक स्टूडेंट है वो स्कूल की। इसीलिए जो उनके पास जो यूनिक क्वालिटी होता है, इन करिकुलर एक्टिविटीज उनका होता है, वो एक्टिविटीज उनको हम डेवलप करने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करें। देन फ्लेक्सिबिलिटी, कोई प्रिंस करिकुलम हो, कोई एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये नहीं है कि कोई एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपको कॉपी करने दिया जाए, ऐसे नहीं। आपको आपके हिसाब से एक स्टूडेंट ओरिएंटेड, ए चिल्ड्रन ओरिएंटेड, ए चिल्ड्रन सेंट्रिक एजुकेशन डेवलप किया जाए। उसके बाद है नो हार्ड सेपरेशन। कोई भी एजुकेशन, जिससे कि हमारे अभी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू हो गया है ग्रेजुएशन में, इसलिए कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा कि इसको आपको कंप्लीट करना ही है, नहीं। आप चाहे तो ये सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे आपको ऑप्शन होता है, आप ले सकते हो वहां पर, वो जो होता है नो हार्ड सेपरेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, जैसे कि हमारा पहले था जो साइंस पढ़ रहे हैं वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और जूलॉजी, इसी के जो सब्जेक्ट होता है कंसर्न टू साइंस डिसिप्लिन, दे कैन टेक ओनली दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द साइंस। बट नाउ डेज with the inculcation of क्रेडिट बेस्ड, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो हुआ है, उसके दौरान आप आर्ट्स के भी एक साइंस स्टूडेंट आर्ट्स के भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स के भी कोई सब्जेक्ट, वाइस वर्सा। वो आर्ट्स के स्टूडेंट, कोई ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, कोई साइंस के भी कोई भी सब्जेक्ट अपनी चॉइस के हिसाब ले सकती है। वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। वो जो चीज होता है वो होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। एम्फासिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमको सिर्फ मार्क के ऊपर फोकस नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि जो पिछले वाले पॉलिसी थे, जो पिछले वाले एजुकेशनल स्ट्रक्चर थे ओल्ड वाले,
उसमें था कि इम्पोर्टेंस गिवन टू द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट 90%, 60%, more than 60-70%, it can be called a good mark, 70-80%. So, excellent more than 90%. So, this is not there. We should keep in our mind the person or the candidate or the student or the children should understand the concept very well. They will be well versed about the theories, the concept, the fundamental, the basics what they are studied. सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पर. देन एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. यहाँ पर हमारा जो डीपीएसपी में हो इरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स, और हमारा जो जनरल ड्यूटी में होता है, फंडामेंटल ड्यूटी में होता है 51A जो होता है हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें है क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को हम इम्पोर्टेंस दे. जैसे कि सिक्युलर स्टेट है हमारी, कोई रिलीजन बेसिस में हम सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, कोई ग्रेड के वजह से नहीं कर सकते, कोई कलर के वजह से नहीं कर सकते, और क्या कोई जेंडर के बेसिस में भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. कोई अच्छा कर रहे हैं वो जिस भी कम्युनिटी का हो, जिससे भी ग्रेड का हो, जिससे भी एथनिक का हो, जिससे भी जेंडर ग्रुप का हो, वो इक्वल ही अपॉर्चुनिटी पाएगी और दूसरे बच्चे जिससे कि अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं. इसीलिए कोई हमारे सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो एजुकेशनल राइट्स है हमारे, उस हिसाब से ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. उसके बाद है क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, जैसे कि कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई सॉन्ग फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई अच्छा पोइट्री या पोएम लिख रहे हैं, कोई गीत कविता या कोई भी चीजों में या स्टोरी लिख रहे हैं. वो उसका अपने ही अंदर जो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग रहता है, वो क्रिएटिविटी होता है उस बंदे का, उस बच्चे का. इसीलिए जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उसको हम और प्रोत्साहित करें, कोई प्रेज कर कर, कोई अप्रिसिएशन देकर, कोई कंपटीशन करके उनको फेलिसिटेट कर सकते हैं. ऐसे ही क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को हम इम्पोर्टेंस दे सकती हो. देन प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिटी एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज. जैसे कि हमारा इंडिया जो है वो डाइवर्स लैंग्वेज के एक रीजन है. कोई भी इंडिया से जो सारा स्टेट में एक ही लैंग्वेज नहीं बोल जाती है. जो आंध्र प्रदेश है वो तेलुगु बोलते हैं, जो तमिलनाडु में है तमिल बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में है मराठी बोलते हैं, जो उड़ीसा के लोग हैं वो उड़िया बोलते हैं. हिंदी स्पीकिंग बहुत सारे स्टेट भी है, इंग्लिश स्पीकिंग भी है केरला जैसे. तो वो सारे जो स्टेट की लैंग्वेज होता है, अपनी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होता है हमारे, वो लैंग्वेज के हिसाब से, हमारा तो दो लैंग्वेज है, जैसे कि हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो या कोई नेशनल लेवल की लैंग्वेज, हम हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे इंडिया में, और इंटरनेशनल लेवल लैंग्वेज इंग्लिश को भी. ये दोनों लैंग्वेज हमारे लिए है. और एक लैंग्वेज, 3 टायर लैंग्वेज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कोई लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है जिसको आप हमारे मदर टंग के हिसाब से आप एक सब्जेक्ट रख सकते हो, या हमारे जैसे ही क्वेश्चन आंसर आ रही है अब एग्जाम में, आप अपडेट है वहाँ पर एक ऑप्शन है, हम चूज करते हैं हमको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, या हमारे लोकल लैंग्वेज में चाहिए. इसी हिसाब से ही हमारे क्वेश्चन आता है. यहाँ पर भी आप यदि चाहो उसी हिसाब से ही अपनी जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो स्टेट के आपके नेटिव लैंग्वेज हो, आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हो. कोई बैरियर नहीं होता है कि इंग्लिश ही पढ़ाना है तो सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाना है, हिंदी है तो आपको हिंदी पढ़ाना है. आप भी लोकल लैंग्वेज को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हो. यू कैन गिव इम्पोर्टेंस टू ईच रीजनल लैंग्वेज विथ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज. बिकॉज ये नहीं तो हो सकता है ना कि हम बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई चाहे एक लैंग्वेज में पढ़े, ये तो एलिमेंटरी एजुकेशन के लिए होता है. इसीलिए हम मल्टीलिंगुअलिज्म को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि वो जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो तो वहीं पर बच्चे जो वो स्टेट का वहीं पर पढ़ता है ना. लेकिन जो हायर एजुकेशन की बात करें वहां पर आप हिंदी या इंग्लिश भी सिर्फ आप यूज कर सकते हो. उसके बाद रही लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. लाइट मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, लेकिन टाइट इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी. ट्रांसपेरेंसी, कोई भी गलत करप्शन नहीं हो रहा है, वो हमको ध्यान रखना है. लाइट बोला गया है इसीलिए डज नॉट मीन देयर माइट बी सम वेज टू करप्शन. नो, इट मीन्स integrity. We can work with together all lines department, transparency with our resources,
with our examination, with the evaluation process, with the content, course, curriculum, etc. Then resource efficiency, हम जो स्टूडेंट की बात करें, जो टीचर्स की बात करें, वो एफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद रही रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर द लोकल कंटेक्स्ट। हमारा जो लोकल एरिया के जैसे कंटेक्स्ट होता है, जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री ऑल इंडिया का जो इन भारत का हिस्ट्री है वो समान है, वो सारे जगह में, सारे स्टेट में दे कैन फॉलो वन करिकुलम और वन सिलेबस। ओके, बट तो रीजनल हिस्ट्री जो होता है वो स्टेट बेसिस का जो हिस्ट्री होता है वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपका हिस्ट्री का पार्ट आप फॉलो कीजिए जो नेशनल लेवल का हिस्ट्री सिलेबस है। उसके बाद यू कैन ऐड योर रीजनल हिस्ट्री एज वन और टू यूनिट, यू कैन ऐड मोर। So this is there is the flexibility of your curriculum development, syllabus development. It depends upon the educational system of the state or the region which is developing the curriculum activities. Then one thing is there, education itself is a concurrent subject which state can make the amendment, state can make the policy. In respect to that, nation can make also the policy. With all this inclusive policy, one nation, one education policy might be there, but there is flexibility. You can add, uh, you can submit of your own. Then outstanding research जो कि हायर एजुकेशन के बारे में है, इस मैंने सिर्फ कन्फर्म किया है जो भी प्रिंसिपल है वो प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के जो प्री प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन हायर एजुकेशन के लिए नहीं आया, वो जो हायर एजुकेशन के लिए नहीं है, इसीलिए जो रिसर्च के ओरिएंटेड हो, जैसे कि एमफिल सब्जेक्ट हो, पीएचडी हो, वो हमको इम्पोर्टेंस देना है। उसके बाद जो हमारे रिसर्च रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम, हम एजुकेशन को कैसे और कोई मॉडिफिकेशन चाहिए या नहीं, और कोई नया चीज इंक्लूजन होना चाहिए कि और कोई नया पॉलिसी हम इंक्लूडेड कर सकते हैं, इसीलिए हमको रिसर्च भी को भी इम्पोर्टेंस देना है। एजुकेशन एज ए पब्लिक सर्विस, एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट्स है हमारी, इसीलिए एजुकेशन को ज़्यादा गुरुत्व दे रखी है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो इसीलिए एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस ये वो डिक्लेयर कर रही है। दूसरी बात जो रही पॉलिसी हमारी, this policy envisage that the extent 10 then plus 2, हमारे जो प्रीवियस एजुकेशनल पॉलिसी थे 1986 का, वो थे दो ही सिस्टम में थे, डिवाइडेड हुआ था। एक ही था वो 10 टू +2, जो कि फर्स्ट आपने क्लास 1 से शुरू हो जाएगा, मैट्रिक तक, मैट्रिकुलेशन तक जो एग्जाम खत्म हो जाएगा वो एक ही स्टेयर होता है। उसके बाद जो होता है आपके इंटरमीडिएट के शुरू, एकादश और द्वादश जो होता है वो इतने ही है। उसके बाद ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन, यही एजुकेशन पॉलिसी था 2 टायर वाला। लेकिन अभी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है वो है 5334, जो है वो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, उसके बाद वो है नीचे हमारे। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि इम्पोर्टेंस दिया गया है, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड अर्जेंट नेसेसिटी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग, कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट, हम ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर, बहुत तो प्रॉब्लम है, जैसे कि फिनेंशियल कंडीशन एक फैमिली का अच्छा नहीं है तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या एजुकेशन बारे में अवेयरनेस नहीं है वो भी ड्रॉप आउट हो सकती है। जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट होता है, स्कूल बहुत दूर है वो बच्चे के घर से, वो कैसे वहां पर एक्सेस करे, वो इसीलिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, वो हम बात करें एलिमेंटरी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का और प्री एलिमेंटरी का, हम ये ध्यान में रखें कि all children should ensuring the accessibility to the basic education rights. Then curriculum and pedagogy in school learning should be holistic, integrated, enjoyable and engaging. इसीलिए तो हमारे जो पनिशमेंट के व्यवस्था थी उसको निकाल दिया गया हमारे एजुकेशन से। इसीलिए जो एजुकेशन लर्निंग है वो करिकुलम में थोड़ा सा ये टेक्स्ट बुकिश नहीं होना चाहिए, वो बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, पेडागोजिकल वर्क्स हो, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, कोई भी एक अप्रोच हो जो कि चिल्ड्रन सेंट्रिक हो, जो कि टीचर सेंट्रिक नहीं, चिल्ड्रन सेंट्रिक होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, एंजॉय करे वो पढ़े समय, वो एंजॉय करे, वो एंगेज हो, पार्टिसिपेटरी टीचिंग हो, वो ऐसा नहीं कि कोई आए टीचर लेक्चर दे, ब्लैक मोड में कोई लिख दे और चले जाए, ऐसा नहीं,
वो टीचर जितने भी एंजॉय कर रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, स्टूडेंट उससे ज़्यादा ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको चाहिए, क्योंकि वो हमारे एक होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच है टीचिंग का। देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कि एक नेशनल लेवल का कमेटी है। देन नेशनल टेक्स्ट बुक विथ लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। नेशनल लेवल का टेक्स्ट बुक होगा, जैसे ही मैंने आपको बोला था कि नेशनल बोली थी जो कि नेशनल लेवल का टेक्स्ट बुक होगा, लेकिन उसमें आप लोकल लेवल का जो भी आप चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री में हो, जियोग्राफी में हो, आपकी पॉलिटिकल लेवल में हो, आप डाल सकते हो। उसके बाद जो है सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, स्टूडेंट विद स्पेशल टैलेंट, जिसमें स्पेशल टैलेंट हो, कोई बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, कोई बहुत अच्छा स्पीच दे रहे, कोई बहुत अच्छा लिख रहे, उसको आप और भी बढ़ावा दें और भी प्रोत्साहित करें कि वो आगे जाए। उसके बाद जो है, क्योंकि टीचर एक गाइड है, एक काउंसलर है, एक फ्रेंड है, फिलोसोफर है, इसीलिए टीचर का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि इसीलिए तो हम बहुत वो जो सम्मानित स्थान होता है वो टीचर के लिए होता है। आज अभी अभी हम याद करें तो हमारा जो बेस्ट टीचर है हमारी लाइफ में, वो कितने कोडियल होते हैं, वो कितने अच्छे होते हैं, वो कितने समझदार होते हैं, वो क्योंकि हमारा प्रॉब्लम हम कहे बगैर भी वो समझ सकते हैं, इसीलिए वो टीचर का जो स्थान है हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत ऊपर है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान और पिता-माता के बाद जो कोई आता है वो ही हमारे टीचर्स होते हैं। इसीलिए ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल आवर टीचर्स। देन टीचर रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, बीएड प्रोग्राम, जैसे कि हमारा ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है इस पर, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सेंट्रल लेवल के हो, स्टेट लेवल के हो, आपको वो इम्पोर्टेंस दिया गया है कि आप वो क्वालिफाई करें। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपकी ये से हो रहा है कि कभी ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स नहीं हो रहा है, अभी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। इसके बाद जो 2020 के बाद वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि कंटिन्यूअस उनको रिफ्रेशर चाहिए, कंटिन्यूअर उनको जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस चाहिए, सेंसिटाइजेशन चाहिए, इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी। देन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, देन स्पेशल एजुकेटर फॉर दिव्यांगजन, द पर्सन विथ डिजेबिलिटी जिसका हो, या कोई डिफरेंटली एबल बच्चे हो, जैसे कि कोई देख नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकते, उनके हिसाब से उन बच्चे के लिए वो स्पेशल टीचर रिक्रूट कीजिए, उनके हिसाब से वो इंक्लूसिव कीजिए कीजिए कि उनको क्या-क्या और चीज़ चाहिए कि उन उन वो जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन वो अच्छे से कर सकते। ऐसा नहीं कि एक स्पेशल स्कूल कर दो, उन सारे बच्चे को दो दिव्यांगजन है उनको डाल दो, नहीं, नहीं। वो भी हमारे जैसे नॉर्मल बच्चे, उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा केयर और वो जो इंक्लूसिवनेस चाहिए, उसके बाद वो भी हमारे नॉर्मल मेनस्ट्रीम की तरह वो पढ़ सकते हैं, सारे कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन होलिस्टिक अप्रोच में वो हो रहा है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल, जैसे कि मैंने बात की। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, जैसे कि हमारे हायर एजुकेशन में नाक की एक्रीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे प्राइमरी लेवल एजुकेशन और सेकेंडरी लेवल एजुकेशन में भी हम एक्रीडेशन और स्टैंडर्ड सेटिंग का जो टूल्स एंड मैकेनिज्म वो भी हम फॉलो करें। इसके बाद आया अदर की एरियाज फॉर फोकस, और कौन से एरिया है जो हम फोकस कर सकते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन को फोकस कर सकते हैं, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर, टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी तो टेक सोसाइटी है, तो हम अभी वी आर गोइंग टू आर से 5G, so you need to know all about the technology, how can it usable and useful for our education system. Then online and digital education, which is became more familiar in the COVID-19 pandemic. Then it's highlight of NEP 2020, highlight क्या है, वो सेम ही है, थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन कर देती हूँ। एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12। प्री प्राइमरी से शुरू होगा, जो आंगनबाड़ी हो या आपकी प्री स्कूलिंग हो, उसके बाद अब जो 12 की स्टैंडर्ड हो, इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड हो, सारे बच्चे यूनिवर्सल एक्सेस कर सकते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम है उनको गवर्नमेंट की तरफ से सॉर्ट आउट कर किया जाएगा। उसके बाद ensuring quality early childhood care and education for all children between 3 to 6, जो भी है 3 to 6 के एज के अंदर जो बच्चे हैं, उसका ensuring quality early childhood care, जैसे कि
कोई प्रॉब्लम ना हो उन बच्चे के लिए, क्योंकि वो बहुत नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है, वो सीखने का बहुत सेंसिटिव जोन में होता है, इसीलिए उनका कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको हमको याद में रखना है। उसके बाद न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर 5, 3, 3, 4 ईयर्स की, वो हम बात करेंगे। सेटिंग ऑफ ए न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हम सेटिंग करेंगे, नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा ये गवर्नमेंट के तरफ से होगा। वो धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि 2035 और 2025 को ये कंप्लीट हो जाएगा। देन इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे कि स्पेशल एम्फासिस गिवन ऑन सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, उन लोगों को स्पेशल एडवांटेजेस दिया जाएगा। जैसे कि स्कूल फी थोड़ा कम करना है, या और कोई फिनेंशियल बैकग्राउंड में हम उनको हेल्प करना है, कोई स्कॉलरशिप देना है, या कोई भी कुछ हम गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्प कर सकते हैं। ए सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप्स। देन रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट टीचर्स एंड मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस। जो भी हमारे टीचर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस हो वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उनको मेरिट के बेसिस में उनको रिक्रूटमेंट मिलेगी। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्टर, जैसे कि कोई टॉयलेट हो, उनका एक्सेसिबिलिटी वो कॉम्प्लेक्स के बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। कोई पीने का पानी हो, वो चीज सारे जो हमारे लिए फंडामेंटल चीज है, जो हमको बच्चे को होना चाहिए, वो क्लस्टर के अंदर ही होना चाहिए। सेटिंग अप ए स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्टेट में जितने भी स्कूल हो उसका एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेटिंग होगा। अभी नहीं, ये जो अभी तो इम्प्लीमेंट हुआ है 2020 में, अभी तो 2021 है, वो 2025 तक ये सारे चीज जो है क्वालिटी रिलेटेड वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है हमारा जो 5334 का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर है। प्रीवियस स्ट्रक्चर जो थी वो थी, हम अभी तो हमने बताई थी कि दो 2 एंड 10, 10 किसने 6 साल से 16 साल तक वो हमारे मैट्रिक कंप्लीट हो गए। उसके बाद दो इंटरमीडिएट का लेवल है 16 से 18, उसके बाद आपसे 18 से 21 20 या किसी भी एज तक आपने ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप प्रोफेशनल एजुकेशन को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे न्यू स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, जो 3 एंड 2 5 3 3 4, 5 में क्या थी, 3 में पहले 3 देन 2, उसको मिलाकर 5 के 5 है। आंगनबाड़ी या प्री स्कूल जो कि एज 3 to 6 बच्चे के लिए है, उसके बाद 1 and 2 क्लास के लिए, 6 to 8 के लिए, वो दोनों को मिलाकर 5 है। उसके बाद जो 3 है, क्लास 3 to 5 बच्चे के लिए 3 का जो ईयर्स होता है। उसके बाद जो 3 है क्लास 6 to 8 के लिए, वो डिवाइडेड है फेज बाय फेज। देन उसके बाद जो 4 है 9 to 12 तक के लिए 4 स्ट्रक्चर है। ये आपके समझ में आ गए वो सारी चीज। ओल्ड स्ट्रक्चर ये था, ओल्ड स्ट्रक्चर ये दोनों था, ये और नया स्ट्रक्चर ये दोनों, ये 4 है। ये दोनों है, दोनों को मिलावट कर 5 है, 5 3 3 4। ये जो क्लास का डिवीजन है वो आप याद कर दे, मेमोराइज कर ले। देन मॉडल क्वेश्चन ऑन एनईपी 2020, जो कि हमारे सीबीटी के अंदर ही है। हम जो ये मॉडल क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारी एग्जाम की बेसिस से कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार वीडियो देखकर ये आप मेमोराइज भी कर सकते हो। Then first question is that new policy aims for universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio in school by एक सेटअप किया है। अभी तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ है, अभी तो पास हो गया है यूनियन कैबिनेट में एमएचआरडी के दौरान। वो 2020 को वो जो एम ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो सकते, क्योंकि इट विल टेक सम काइंड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड टू फुलफिल ऑल द न्यू सिस्टम, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम एक्सेट्रा। सो कितने तक वो ऑब्जेक्टिव है कि इतने समय तक हम खत्म कर सकते हैं, वो 2030 तक है। उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रीनेम्ड आज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थे वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, इसका नाम बदलकर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। यहाँ पर है मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन कैपिटल, नो, ये तीनों गलत है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द लास्ट मिनिस्टर ऑफ एमएचआरडी एंड द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो है वो रमेश पोखरियाल है।
जो कि एमएचआरडी के लास्ट मिनिस्टर थी, उसका नाम रिप्लेसमेंट कर देने के बाद जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हुआ वो फर्स्ट मिनिस्टर हो गई रमेश पोखरियाल जी। देन द करेंट 10 to +2 स्कूल करिकुलम टू बी रिप्लेस बाय न्यू, जो कि 1986 का था, उसको हम रिप्लेस करें 5334, जैसे कि हमने बताया 3 and 2 देन 334 करिकुलर स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, as per the policy public investment in education will be increased from the current 4.3% टू, जो जीडीपी था जो कि हम एजुकेशन के ऊपर ही खर्च कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे, वो है 6% जीडीपी। Then the new policy aims in the higher education to improve the gross enrollment ratio from 26.3% to 50% by 2035 तक। ये जो एनरोलमेंट का जो स्ट्रक्चर था, एनरोलमेंट का जो परसेंटेज था वो 50% ज़्यादा ही हो जाएगा। किस ईयर में? 2030 तक वो हो जाएगा। इसीलिए 2030 तक, 2035 में ही होगा नहीं, 2030 तक, इस दौरान में जो पीरियड है 2020 से 2035 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। कितने ईयर है? 15 साल के अंदर भी वो कंप्लीट हो जाएगा। Then what will be the age of early childhood care and education in NEP 2020? वो 3 to 8 years के जो चिल्ड्रन है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर के प्रीव्यू में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3 बाय 2025। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स का पीरियड है वो है 25, 2035, 2030, तो इसीलिए वो जो ईयर मेंशन किया है उसको याद कीजिए, क्योंकि वो ईयर वाली जो क्वेश्चन है वो बहुत आ सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, तो एनईपी 2020 रिप्लेस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1990, जो कि 1986 का एक मॉडिफिकेशन है, या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द। यहाँ पर जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस कर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारी, तो वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, कौन सी स्टैंडर्ड पर ही हम वोकेशनल एजुकेशन को इनकलकेट करें? वो है स्टैंडर्ड 6 के बाद हम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड 6। तो इसी के साथ ही हमारे ये जो एनईपी का क्रेडेंशियल होता है वो ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये हेल्पफुल हो, आपका इन्फॉर्मेटिव हो, इंसाइटफुल हो। और भी ज़्यादा क्वेश्चन जो एनईपी का है मैं कवर करूँगी। ये तो आपके फंडामेंटल था एनईपी का, और एनईपी का जो पीडीएफ है गवर्नमेंट की पीआईबी के एमएचआरडी का, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।